हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में विलेन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, थोड़ी बहुत जानकारी कर ली थी। तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि विलेन कितने प्रकार के होते हैं, विलेन क्या होते हैं, विलेता को जाना था। और विलेता कितने प्रकार के होते हैं, ठोस और गैस का द्रव में विलेता कैसे होता है, हेनरी का नियम, सबको पढ़ लिया था आप लोगों ने। तो अब हम आज के इस क्लास में पढ़ेंगे विलेन की सांद्रता। तो पहली बात, विलेन की सांद्रता होती क्या है। तो पहले क्लास को शुरू होने से फटाफट से शेयर कर दो। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि विलेन की सांद्रता क्या होती है, किसी भी विलेन की सांद्रता क्या होती है, कैसे ज्ञात की जाती है। देखो, जो सांद्रता होती है, इनके ऊपर डिफिनेशन लिखने को नहीं आते हैं, इन पे परिभाषाएं लिखने को नहीं आती है। इनके ऊपर केवल सवाल लगाने को आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इनके ऊपर आते हैं। तो आपके बोर्ड परीक्षा में केवल सवाल लगाने को ही इस पे आएंगे। तो जितने प्रकार की सांद्रता होती है, सभी प्रकार की सांद्रताओं के ऊपर सवाल लगाने को ही केवल आते हैं। तो ठीक है, तो पहले यहाँ पे वर्ड आता है कि विलेन की सांद्रता। तो पहले जान लो कि सांद्रता होती क्या है, सांद्रता किसे कहते हैं विलेन की। देखो, हमने अभी पढ़ा था पिछले वाले क्लास में कि जो विलेन होता है वो विलेय और विलायक को मिलाने पे बनता है। इतनी बात क्लियर है ना। देखो, विलेय पदार्थ को जिनकी मात्रा कम होती है, इनको विलायक जिनकी मात्रा अधिक होती है, इसके अंदर घोलते हैं तो बनता है ये विलेन। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो विलेय पदार्थ है, इनकी मात्रा अधिक होती है और इनकी मात्रा कम होती है। देखो, जो विलायक पदार्थ होता है, इनको हम फिक्स कर देते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास 1 लीटर पानी है, तो 1 लीटर पानी को ऐसे फिक्स कर दिए। अब इस 1 लीटर पानी में हमें चीनी घोलना है। क्या घोलना है? चीनी घोलना है। अगर यहाँ पे 10 ग्राम चीनी घोल रहे हैं, किसी टाइम पे 20 ग्राम चीनी घोल रहे हैं और किसी टाइम पे 30 ग्राम चीनी घोल रहे हैं, लेकिन जो मेरा विलायक है 1 लीटर पानी, ये अपनी जगह फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। और हमें यहाँ से तीनों कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में, इसमें भी और इसमें भी, तीनों के केस में हमें विलेन ही प्राप्त होता है। क्या बनता है? विलेन ही बनता है। अब जो विलेन बनता है वो तो अलग अलग प्रकार की हो गई। अभी आप लोग कहोगे कि यहाँ पे तो 10 ग्राम चीनी मिला है, यहाँ पे 20 ग्राम, यहाँ पे 30 ग्राम मिला दिए, तो ये तीनों कैसे विलेन हो गया? तीनों तो विलेन ही होगा, लेकिन ये अलग अलग प्रकार की विलेन होगी। इनकी प्रकार अलग नहीं होगी, वो वाली की जो ठोस द्रव गैस होंगे वो वाली नहीं होगी। यहाँ पे जो विलेन होगा ये कैसे बदलेगी? तो इनके जो विलेन है वो विलेन नहीं चेंज होगा कि विलेन का रंग चेंज हो जाए, उनकी कुछ और क्वांटिटी चेंज हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, विलेन की सांद्रता बदलती है। अगर विलेय पदार्थ को हम चेंज करते हैं, विलेय पदार्थ की मात्रा को अगर घटाते या बढ़ाते हैं, तो उस विलेन की सांद्रता चेंज होती है, उसकी सांद्रता बदलती है। तो सांद्रता होती क्या है? देखो, किसी भी 1 लीटर विलेन में, किसी भी 1 लीटर विलेन में, हमने यहां पे लिखा था 1 लीटर विलायक, तो विलायक को नहीं मेजर करना है, किसको करना है? विलेन को करना है। तो 1 लीटर विलेन में, 1 लीटर विलेन में के अंदर जितनी विलेय पदार्थ की मात्रा घुली हुई है, वही उस विलेन की सांद्रता कहलाती है। इतनी बात क्लियर हुई? देखो फिर से एक बार कि किसी भी 1 लीटर विलेन में ताप को स्थिर कर देंगे, चलेगा, ठीक है। किसी स्थिर ताप पर किसी 1 लीटर विलेन के अंदर घुले हुए पदार्थ, विलेय पदार्थों की मात्रा उस विलेन की सांद्रता कहलाती है। तो यहाँ पे इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 10 ग्राम घोला है हमने, तो 1 लीटर विलेन में, तो 10 ग्राम अब बटे में क्या हो जाएगा? ये 1 लीटर। जो इनका अनुपात होता है वही इसकी सांद्रता कहलाती है। 10 ग्राम के लिए अलग सांद्रता होगी, 20 ग्राम के लिए अलग होगी, 30 ग्राम के लिए अलग होगी। अलग कैसे होगी? देखो, जब हम विलेय की मात्रा, जब विलेय पदार्थ की मात्रा को बढ़ाएंगे तो सांद्रता भी उसकी बढ़ती जाएगी। जब विलेय पदार्थ की मात्रा को कम करेंगे तो सांद्रता घटती जाएगी। अब यहीं पे एक चीज और ध्यान दो कि अगर सपोज करो कि जो विलेय पदार्थ है, अगर हम इसको फिक्स कर दें, अगर सपोज करो कि इसको हम 10 ग्राम कर दें और इस विलायक की मात्रा को घटाएं या बढ़ाएं। अब जो विलायक की मात्रा 1 लीटर थी, अब वो 2 लीटर हो जाए। कितना हो जाए? 2 लीटर हो जाए। तब क्या क्या करेंगे? देखो,
यहाँ पे तो जब 1 लीटर विलायक था तो 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, तो इनमें जब विलेय की मात्रा बढ़ा रहे थे तो सांद्रता भी बढ़ रही थी, विलेय की मात्रा कम कर रहे थे तो सांद्रता कम हो रही थी। लेकिन अगर विलेय पदार्थ को फिक्स कर दिया जाए और विलायक की मात्रा को घटाया बढ़ाया जाए तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाता है। होता क्या है कि जब विलायक की जो मात्रा है अगर उसको बढ़ाएंगे तो सांद्रता घट जाएगी। अब कहोगे कैसे घटेगी? देखो, यहां पे 1 लीटर था, हमने 10 ग्राम घोला, 1 लीटर था 10 ग्राम हुआ, तो 1 लीटर पानी में 10 ग्राम हुआ। 20 ग्राम घोला तो 1 ही लीटर पानी में कितना हो गया? 20 ग्राम हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे ये 10 ग्राम था, पहले 10 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोला, अब उसी 10 ग्राम को 2 लीटर पानी में घोल दिया। जब 2 लीटर पानी में घोल दिया तो इसके अपेक्षा यहाँ पे 1 लीटर में कितना आ गया? डिवाइड करेंगे, 2 लीटर में हमने 10 ग्राम घोला है तो 1 लीटर में ये 5 ग्राम होगा। तो पहले 1 लीटर में 10 ग्राम था, अब 1 लीटर में कितना हो गया? 5 ग्राम हो गया, तो सांद्रता घट गई। जब विलेय पदार्थ की मात्रा को बढ़ाएंगे तो सांद्रता बढ़ेगी और विलायक की मात्रा को बढ़ाएंगे तो सांद्रता घटेगी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब इसके आगे होता है कि जो सांद्रता है वो कितने प्रकार से होती है, सांद्रता को हम कितने रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, कितने अलग अलग प्रकार से दिखा सकते हैं, वो सब चीजें जानना है। अब देखो, पहला ये है कि सांद्रता को हम परसेंटेज के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पहला क्या है कि सांद्रता को प्रतिशत के पदों में व्यक्त करते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा होता है कि भार बटे आयतन के पद में, भार बटे आयतन, ऊपर भार रहेगा और नीचे आयतन होगा। अभी सबको डिटेल्स में बताएंगे, चिंता मत करो। तीसरा होता है भार बटे भार के पद में। देखो, पहला है प्रतिशत के पदों में सांद्रता, दूसरा है भार बटे आयतन के पदों में सांद्रता और तीसरा है भार बटे भार के पदों में सांद्रता। तो इन तीनों के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, इन तीनों के अंदर भी अलग अलग प्रकार होते हैं। देखो, प्रतिशत के पदों में क्या क्या होता है, इनमें यह होता है कि पहला आयतन प्रतिशत, पहला होता है आयतन प्रतिशत, मतलब कि आयतन, ऊपर भी आयतन होगा और नीचे। देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज मतलब होता है रेशियो, ऊपर भी और अंश बटे हर के रूप में और गुणे 100 कर देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर भी आयतन होगा और नीचे भी क्या होगा? आयतन होगा। आयतन बटे आयतन, विलेय पदार्थ भी आयतन होगा और विलयन होगा, विलायक नहीं होगा। अब हमने जाना ना कि विलेय और विलयन के संबंध को सांद्रता कहते हैं। तो ऊपर भी जो विलेय होगा वो आयतन में होगा और जो विलयन होगा वो भी आयतन में होगा। विलेय और विलयन दोनों आयतन में होंगे। दूसरा होता है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा होता है द्रव्यमान प्रतिशत। इनमें क्या होता है? द्रव्यमान मतलब भार होता है, तो ऊपर जो होगा वो भी भार में होगा, मतलब विलेय पदार्थ भी भार में होगा और विलयन भी किसमें होगा? भार में होगा। तीसरा होता है द्रव्यमान और आयतन। इसका मतलब ये हुआ कि विलेय पदार्थ भार में होगा और जो विलयन होगा वो आयतन में होगा। तो परसेंटेज के पद में जो होगा वो 3 प्रकार से होंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है कि भार बटे आयतन, मतलब कि जो विलयन होगा वो आयतन में होगा और जो विलेय पदार्थ होगा वो भार में होगा। हम सभी में, इसके सभी पदों में जो विलेय पदार्थ होगा उनको भार के पदों में व्यक्त करेंगे और जो विलयन होगा उनको आयतन के पदों में व्यक्त करेंगे। तो इनमें पहला आता है नॉर्मलता, मोलरता और फॉर्मलता। नॉर्मलता, मोलरता और फॉर्मलता आता है। भार बटे भार में इनमें विलेय पदार्थ और विलेय और विलयन दोनों ही भार में होंगे, मतलब दोनों ही ग्राम में होंगे। इनमें आता है मोललता और दूसरा आता है मोल प्रभाज्य। बस इसमें 2 ही होते हैं। तो अपने पास कुल कितने हो गए? 3 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे, 5 हो गए और 3 यहाँ पे 8। इन 8 जो टॉपिक दिख रहे हैं यहाँ पे, आयतन, द्रव्यमान, आयतन, नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता, मोललता और मोल प्रभाज्य, इन सभी के ऊपर केवल सवाल लगाने को ही आते हैं।
कहीं कहीं कभी कभी ये नॉर्मलता और मोलरता और यहाँ मोलरता, इनमें मूल प्रभाष में इनमें थोड़ा बहुत कुछ मतलब परिभाषा वगैरह पूछ ले जाते हैं 1 या 2 नंबर की, लेकिन इसमें मेनली ये होता है कि इनके ऊपर सवाल ही आते हैं। देखो यहाँ पे ये भार बटे आयतन और ये भार बटे भार, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यानी कि नॉर्मलता, मोलरता, फार्मलता, मोलरता और मोल प्रभाष, ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पुट होते हैं। लेकिन और इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। पहले ही सिलेबस में नहीं थे, अब सिलेबस में इनको ऐड कर दिया गया है, तो इनके ऊपर प्रश्न आने की संभावनाएं अब ज्यादा हो गई हैं। ठीक है, तो चलो अब एक एक को बारी बारी समझते हैं। देखो पहला क्या है यहाँ पे आयतन, आयतन के पदों में मतलब परसेंटेज, आयतन परसेंटेज। ठीक है, आयतन के रूप में जो परसेंटेज होगा उनमें सांद्रता कैसे निकाली जाएगी। किसी भी विलयन की सांद्रता निकालने के लिए हम पहला यहाँ पे यूज कर रहे हैं आयतन बटे आयतन। पहला क्या यूज कर रहे हैं, आयतन बटे आयतन। देखो पहला यह है कि आयतन बटे आयतन, मतलब आयतन और आयतन के अंदर, जैसे कि किसी भी अगर विलयन की सांद्रता आयतन में निकालना, प्रतिशत में निकालना है, तो वहां पे पहले होगा ऊपर विलेय का आयतन, विलेय। देखो प्रश्न जो होगा, जो हमारा क्वेश्चन दिया होगा सवाल, वो जिसमें कहेगा उसमें ही निकालना है। तो ये आयतन बटे आयतन, भी अपान भी। ठीक है, विलयन, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि जो आयतन है उनकी जो मात्रक होती है वो मिलीलीटर भी होती है और लीटर भी होती है। कब एमएल में रखना है, कब लीटर में रखना है, जब प्रतिशत के पदों में कहेगा। जो पहला टॉपिक था, जो पहला हेडिंग था कि जब प्रतिशत के पदों में व्यक्त करने के लिए कहेगा तो आयतन हमेशा मिलीलीटर में होगा। किसमें होगा, मिलीलीटर में होगा। लेकिन अगर वही दूसरे वाले में जो भार बटे आयतन था उसमें जो होगा उसमें वो लीटर में आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान देना। तो विलेय का आयतन किसमें होगा, एमएल में होगा, और ये भी किसमें होगा, मिलीलीटर में होगा। हमें चूंकि निकालना है परसेंटेज, तो गुणे में क्या लगाएंगे, 100 लगा देंगे। ठीक है, ये तो हो गया आयतन बटे आयतन परसेंटेज। ठीक, ये फार्मूले हो गए। दूसरा ये होता है कि भार बटे भार प्रतिशत, भार और भार के अंदर जो प्रतिशत आएगी उसके ऊपर। देखो W अपन W भी कहते हैं, M अपन M भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, विलेय, हमेशा विलेय ऊपर होगा। जिसकी मात्रा छोटी होती है वो हमेशा ऊपर होते हैं परसेंटेज में। तो विलेय का आयतन, विलेय का आयतन नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है विलेय का भार बटे विलयन का भार, विलयन का भार। अब देखो जो भार है, ये गुणे में 100 लगा दो। अब देखो जो भार है इसकी मात्रक जो होती है वो ग्राम में होती है और किलोग्राम में भी होती है। तो सभी जगह, पूरे सांद्रता के अंदर सभी जगह भार का मात्रक ग्राम में लिखेंगे, केवल मोललता मतलब भार बटे भार वाले में केवल किलोग्राम में होता है। इसको ध्यान देना। तो यहाँ पे किसमें हो जाएगा, ये ग्राम में हो जाएगा, और ये भी किसमें होगा, ये ग्राम में होगा। तीसरा इसमें आता है द्रव्यमान, द्रव्यमान और भार प्रतिशत, द्रव्यमान और भार प्रतिशत होता है। इनमें क्या होता है, देखो इनमें जो विलेय होगा, जो विलेय होगा वो भार में होगा। विलेय का द्रव्यमान भार नहीं होगा, यहाँ पे द्रव्यमान और आयतन होगा। ठीक है, विलेय का भार बटे विलयन का आयतन। अब गुणे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो भार है वो ग्राम में होगा और जो आयतन है वो मिलीलीटर में होगा। ये तो हो गए द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत हो गए। तो ये सांद्रता के 3 नियम हो गए, मतलब कि बाई परसेंटेज, प्रतिशत के पदों में इनको व्यक्त करने के ये 3 फार्मूले हो गए। ये 3 तरीके हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी जो आज वाले जो क्लास है इनमें केवल हम फार्मूले लिखवा देंगे, इनको समझा देंगे, और अगली वाले क्लास में हम इनके ऊपर क्वेश्चन लगवा देंगे। और जहां पे क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर करिएगा। ठीक है, देखो अब दूसरा क्या है, भार बटे आयतन, यही है ना। दूसरा क्या है, भार बटे आयतन के पदों में सांद्रता। दूसरा क्या है, भार बटे आयतन के पदों में सांद्रता, यानी कि जो विलेय है वो भार में होगा और जो ये विलयन है वो किस में होगा, आयतन में होगा। ठीक है, देखो इनमें पहला आता है नॉर्मलता। क्या आता है, नॉर्मलता।
नॉर्मलता से पहले समझ लो मोलरता। मोलरता क्या होती है? देखो, किसी भी विलयन की जो सांद्रता होती है उनका एक नियम है मोलरता के पदों में व्यक्त करना। किसी भी विलयन की मोलरता क्या होती है? मोलरता, नाम से लग रहा है यहाँ पे मोलों की संख्या आएगी। तो मोलों की संख्या क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं और क्लास 11th में भी पढ़ चुके हो, तो मोलों की संख्या हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, फिर भी बता रहे हैं। देखो, जो मोलों की संख्या होती है किसी भी पदार्थ की जो मोलों की संख्या होती है उनको निकालने के लिए क्या करते हैं कि मोलों की संख्या बराबर जो पदार्थ है उसका भार, जिस पदार्थ का निकालेंगे उस पदार्थ का भार बटे मोलर भार। यानी कि मोलर भार को हम लोग कह सकते हैं कि, ठीक है, लिख लो यहां पे, मोलर भार कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये तो हो गया मोलों की संख्या निकालने के तरीके। ये क्लास 9th और 11th दोनों में पढ़ चुके हो, इसको बताने की जरूरत हमें नहीं थी। तो हमें क्या सीखना है अभी? मोलरता सीखना है। क्या सीखना है? मोलरता। देखो, किसी पदार्थ की जो मोलरता होती है उसका सूत्र होता है ये कि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। यहां पे परसेंटेज नहीं निकालना है, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, देखो, विलेय की मोलों की संख्या क्या होती है? अभी देखा है कि विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। मोलर भार को अणु भार भी कहते हैं। विलेय का अणु भार बटे हो जाएगा ये विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, अब देखो एग्जांपल के तौर पर, जैसे अगर समझ लो कि अगर हमें कह दिया जाए कि मेरे पास एक NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम लोग किसमें 1 लीटर जल में घोल रहे हैं। किसमें घोल रहे हैं? 1 लीटर जल में घोल रहे हैं। ठीक है, और जो ये NaOH है इनका भार दिया है, ये 20 ग्राम है। भार होगा, ये विलेय है तो भार होगा। ये कितना है? 20 ग्राम है। अब 20 ग्राम NaOH को 1 लीटर जल में घोला जा रहा है, तो जो ये 20 ग्राम होगा वो क्या होगा? विलेय का भार हो जाएगा 20 बटे विलेय का अणु भार। विलेय पदार्थ क्या है? NaOH। तो NaOH का अणु भार निकाल लो। देखो, NaOH, Na का कितना होता है? 23 होता है अणु भार, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 16, और हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। 23, 16, 39 से 40 आएगा, तो बटे में कितना हो जाएगा? 40। अब पूरे का बटा क्या है? विलयन का आयतन लीटर में। आयतन कितना हुआ? जल है, विलयन जल है, इसका आयतन 1 लीटर है। इनको हल कर दो तो कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कट गया, मतलब 2/4 एक कम 4 हो जाएगा। भाग दोगे तो आएगा 0.5। 0.5 आएगा, तो जो इनका मात्रक होगा वो क्या होगा? देखो, ऊपर मोलों की संख्या था, नीचे कितना था? आयतन था। तो इनका मात्रक होगा वो मोल पर लीटर होगा। यानी कि मोल, देखो, जो इनका मात्रक होगा वो क्या होगा? मोल प्रति लीटर होगा। इसको ध्यान देना है, मात्रक लिखना मत भूलना, 1 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गए मोलरता, ये समझ में आ गई। अब दूसरा इनके बाद क्या आता है? नॉर्मलता। मोलरता अगर समझ में आ गया होगा तो मोलरता समझने में तकलीफ नहीं होगी, दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, नॉर्मलता को थोड़ा सा अगर आगे बढ़ा दिया जाएगा तो बन जाता है नॉर्मलता। मतलब मोलरता को अगर बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा? नॉर्मलता बन जाएगा। देखो कैसे बनता है अभी। किसी भी विलयन की जो नॉर्मलता होती है वो उसके 1 लीटर विलयन में विलयन के विलेय, जो विलीन हुए हैं विलेय पदार्थ, उनके तुल्यांकी भारों की संख्या होती है। ठीक है, देखो इनमें होता क्या है कि विलेय के तुल्यांकी संख्या, विलेय की तुल्यांकी संख्या बटे विलयन का आयतन
लीटर में। किसमें होगा? विलयन का आयतन लीटर में होगा। तो अब यहाँ पे विलेय की तुल्यांकी संख्या, नया शब्द आ गया है तुल्यांकी संख्या। किसी भी विलेय की तुल्यांकी संख्या क्या होती है? देखो, तुल्यांकी संख्या निकालने के लिए उस विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या और बटे में हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल n कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं x भी लिखा होता है। तो हम कुछ भी लिख लो, लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा ये x और n होता क्या है। अब पूरे का बटा क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है। विलेय के मूलों की संख्या अभी जानते हो कि भार बटे अणुभार, ये तो पता ही है। अब लेकिन जो ये x आया है, ये x क्या चीज है? देखो, जब हम विलयन के अंदर विलेय पदार्थों को मिलाते हैं तो जो विलेय पदार्थ होता है उसका कुछ भौतिक गुण होता है, जैसे कि वो अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, यानी कि रासायनिक गुण अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, उसके ऊपर कितने धन आयन होंगे, कितने ऋण आयन होंगे, वो कितने ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकता है, कितने को त्याग सकता है, वही इनकी संख्या होती है। तो एक्स क्या हो गई? धन आयन या ऋण आयन, मतलब कि आयनों की संख्या, आयनों की संख्या हो सकती है, या फिर इनकी अम्लीयता हो सकती है, तो उनकी अम्लीयता कितनी होगी, या फिर इनकी क्षारकता हो सकती है। ठीक है। देखो, ये सब कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे मान लो अगर मेरे पास SO4 के ऊपर -2 चार्ज है, ठीक है, अगर इस विलेय पदार्थ को हम घोल करके आयतन बना रहे हैं, मतलब विलयन बना रहे हैं, तो इसके ऊपर कितना है? इसके ऊपर 2 चार्ज है, तो इसका जो x की वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगी। ऐसे अम्लीयता में जैसे कि H2SO4 है, H2SO4, दूसरा एक HCl ले लो। पहले HCl भी क्या है? अम्ल है, इसके पास एक हाइड्रोजन त्याग करने की क्षमता है, तो जो इनकी x की वैल्यू होगी वो 1 होगी। H2SO4 में देखो, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो इसके लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऐसे ही क्षारकता में देख लो, क्षारकता में क्या होगी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? क्षार है। और उसके पहले NaOH ले लो, ये भी क्या है? क्षार है। क्षार में क्या होता है? OH निकलता है बाहर। जब OH बाहर निकलेगा तो कितने OH बाहर निकलेंगे? यहाँ पे एक बाहर निकलेगा, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ से 2 OH बाहर निकलेंगे तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये x की वैल्यू निकालने की तरीके होते हैं। देखो, बाकी सब कुछ सेम है, पहले मूलरता की तरह कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, यही होती है मूलरता। ठीक है। बस यहाँ पे एक नया वर्ड क्या आ गया है? x आ गया है। तो जो भी यहाँ पे x लिखो या फिर n लिखो, उसको ऐसे साइड में करके दिखाना पड़ेगा कि जहाँ पे x का मान क्या होता है? आयनों की संख्या या अम्लीयता या फिर क्षारीयता होती है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे कि ये तो क्या है? नॉर्मलता है, नॉर्मलता है। हम विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलयन का आयतन लीटर में, इसको छोड़ दे रहे हैं अभी, बस इतने को अगर देखेंगे तो ये मेरी क्या है? मूलरता है। तो नॉर्मलता बराबर एक फार्मूला यहां से बन जाता है नया चीज कि विलेय के मोलों की संख्या, ऐसे लिखो पहले इनको, विलेय के मोलों की संख्या बटे, ये x है, ये बटे में नीचे आ जाएगा, तो x गुणे क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में हो जाएगा। अब देखो, यहां से विलेय के मोलों की संख्या ये बटे विलयन का आयतन लीटर में, इतने को हम कहते हैं मूलरता। अभी पढ़े हो इसलिए पहले उसको पढ़ा दिए थे। नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा? इतने को कहते हैं मूलरता बटे ये x हो जाएगा। x क्या है? x तो पता ही है, आयनों की संख्या बटे या अम्लीयता या फिर क्षारकता होती है। अब यहां से मूलरता बराबर क्या आ जाएगा? मूलरता बराबर आ जाएगा, ये x यहाँ भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो x गुणे नॉर्मलता ठीक है। तो अगर अब यहां से एक नया फार्मूला ये बन गया, अगर किसी भी विलयन की नॉर्मलता पता है तो उसका हम मूलरता आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर जो विलेय पदार्थ है उसके ऊपर आयंस देख लेंगे या फिर उनकी अम्लीयता देख लेंगे या फिर उनकी क्षारकता देख लेंगे, तो उसका नॉर्मलता में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मूलरता आ जाएगा। तो यहाँ से एक नया टॉपिक भी आता है, कभी कभी 2 नंबर में पूछता है कि नॉर्मलता और मूलरता में संबंध लिखिए। ये यहाँ से इसके नीचे नॉर्मलता और मोलरता में संबंध,
ये यहाँ पे आता है कि नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, तो यही दिखाएंगे कि नॉर्मलता बराबर ये फार्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, ये मोलरता होती है तो मोलरता बटे x हो जाएगी, और उसके बाद इनको गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरा ये फार्मूला, ठीक है। तो ये भी किसी विलेन की नॉर्मलता निकालने के तरीके हो गए। तो इसमें एग्जांपल नहीं करवाएंगे, कर लोगे अपने से, क्योंकि देखो करना कुछ नहीं, बस यहाँ पे x बता दिए x कैसे निकलता है, बाकी काम तो वैसे ही करें जैसे मोलरता में किए थे, ठीक है। तो नॉर्मलता होगी। आगे आता है फार्मलता। फार्मलता जो होता है वो भी नॉर्मलता की तरह ही होता है, बस वहां पे यहाँ पे तुल्यांकी भार है, वहां पे क्या हो जाएगा, फार्मल की संख्या हो जाएगी, उनके फार्मलों की संख्या, मतलब कि जितने आयन दिखाई देते हैं उन्हीं आयन को वहां पे काउंट कर लेना है। दोनों ही सेम तरीके से होते हैं, ये कुछ नया चीज नहीं है, ठीक है। अब इनके बाद आता है तीसरा प्रकार इनका सांद्रता का, जो कि है भार बटे भार में सांद्रता। किसी भी विलयन की जो भार बटे भार में सांद्रता होती है उनमें विलेय भी भार में मेजर करेंगे और विलयन को भी भार में ही ज्ञात करेंगे, तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, भार बटे भार में सांद्रता कहते हैं उसे, ठीक। तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है, ये पहला क्या होता है, मोललता होता है। पहला क्या होता है, मोललता होता है। किसी भी विलयन की मोललता कैसे ज्ञात करते हैं, मोलरता नहीं है, मोललता है। तो जो मोललता होती है, देखो अभी हमने इसमें क्या कहा कि ये भार बटे ये भार में होंगे, ये कैसे में होंगे, ये भार बटे भार में, ये होता है। तो विलेय का भार बटे विलयन का भार, देखो तो जो विलेय का भार तो मोलों की संख्या में आ जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे, यहां हो जाएगा विलयन नहीं होगा, विलायक होगा, विलयन नहीं होगा, क्या होगा, विलायक होगा। यहां पर हो जाएगा विलायक का भार, वही भार में कैसे लिखना है, विलायक का भार, यहां हो जाएगा केजी में, किलोग्राम में हो जाएगा। अगर यहाँ पे ग्राम लिखेंगे तो गुणे में 1000 करना पड़ेगा, ठीक है। तो विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, विलेय का भार, विलेय का भार, यहाँ पे जो भार होगा वो ग्राम में होगा, बटे विलेय का अणु भार, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा, विलायक का, यहाँ पे भार हो जाएगा वो भी केजी में। अगर यहाँ पे ग्राम में लिखेंगे तो गुणा में क्या लगाना पड़ेगा, 1000 लगाना पड़ेगा, और 1000 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई किसी भी विलयन की मोललता ज्ञात करने के तरीके। दूसरा नंबर जो इनका आता है वो है मोल प्रभाज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोल प्रभाज पे क्वेश्चन तो हर साल ही पूछता है, मोल प्रभाज के ऊपर सवाल हर साल ही आते हैं, ठीक है। देखो किसी भी विलयन में मोल प्रभाज, तो जो मोल प्रभाज होता है इसका मतलब है फ्रैक्शन रेशियो, जो विलेय है उसका मोल प्रभाज अलग होगा और जो विलायक है उसका मोल प्रभाज अलग होता है। तो इसको कह सकते हैं कि किसी भी विलयन के अंदर, विलयन के अंदर किसी विलेय या फिर विलायक, जिसका निकालना है विलेय या विलायक, उसकी मोलों की संख्या और बटे कुल मोलों की संख्या, मतलब कुल विलयन के मोलों की संख्या। अभी कैसे निकालेंगे बता रहे हैं, देखो भाई, देखो पहले हम निकालते हैं मोलों की संख्या, कैसे निकालते हैं, भार बटे अणु भार से। कैसे निकालते हैं, भार बटे अणु भार से। तो पहले निकालेंगे विलेय के मोलों की संख्या। देखो सवाल कैसे करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। विलेय के मोलों की संख्या होगा तो विलेय का भार होगा, किसका होगा, विलेय का भार होगा, और बटे में क्या हो जाएगा, विलेय का अणु भार, क्या होगा, विलेय। मोलों की संख्या को n से दिखाते हैं तो इसलिए विलेय है छोटा है तो यहाँ पे स्मॉल n दिखा रहे हैं, ठीक है। तो विलेय का भार होगा, इसको किस दिखा रहे हैं, स्मॉल n से दिखा रहे हैं। दूसरा है विलायक का भी निकालना पड़ेगा, विलायक के मोलों की संख्या, इसमें क्या होगा, विलायक का भार बटे में क्या हो जाएगा, विलायक का अणु भार, विलायक का भार बटे विलायक का अणु भार। मोलों की संख्या n से दिखाते हैं, विलायक बड़ा है तो यहाँ हम लोग बड़े
n से दिखा देते हैं। ठीक है, तो पहले विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या आ गई। अब क्या करेंगे कि इनके जो मोल प्रभाज है उसको निकालेंगे। तो मोल प्रभाज निकालने के क्या होता है, देखो पहले इनका परिभाषा भी लिखना पड़ जाता है 1 नंबर में, कि किसी विलयन के अंदर किसी विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना। देखो इसको लिख दे रहे हैं हम, अभी इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। देखो विलयन के अंदर किसी विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। विलयन का नहीं कहेंगे, जिसका निकालेंगे विलय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ हमने निकाल लिया अभी कि विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे एक चीज और निकाल लेंगे कि कुल मोलों की संख्या क्या होगी। कुल मोलों की संख्या यानी कि विलयन की मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या क्या होगी, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, मतलब स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यहां से ये हो गया। ठीक है, अब देखो अब निकालना है हमें मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज किसका निकालेंगे, पहले निकालते हैं विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज यानी कि विलेय की मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो विलेय की मोलों की संख्या क्या है, स्मॉल n है, तो स्मॉल n बटे और कुल मोलों की संख्या मतलब छोटा n प्लस बड़ा n, जोड़ देंगे, जो आएगा उसको लिख देंगे। अगला क्या है, विलायक का मोलों की संख्या, विलायक का मोल प्रभाज। अगला क्या है, विलायक का मोल प्रभाज। इनमें क्या होगा, विलायक का मोलों की संख्या हो जाएगी, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N बटे कुल मोलों की संख्या यानी कि स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो यहाँ पे मोल प्रभाज दोनों का निकालना पड़ता है, विलेय और विलायक का। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में क्या होगी कि इन जो सान्यताएं निकाले हैं इनके ऊपर हम सवाल लगवा देंगे अगर कहोगे तो। ठीक है, नहीं तो इसके आगे का टॉपिक है विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। जो इनके किसी भी विलयन के जो अंदर गुण होता है उस गुण को कैसे पहचानते हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो वो करेंगे, वो लास्ट टॉपिक है, फिर इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।